नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के जंगलों की। एक ऐसी दुनिया जो किसी कलाकार की पेंटिंग की तरह रंगीन और परतदार है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। एक घना अपने आप उगा हुआ जंगल और एक करीने से लगाया गया बगीचा, दोनों में हरियाली है, पर क्या ये एक जैसे हैं? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। और उस सवाल का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, प्राकृतिक वनस्पति। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर प्रकृति काम कैसे करती है। तो आखिर ये प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है? ये वो पौधे हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के खुद ब खुद उगते हैं। इसमें ना दो बातें सबसे जरूरी हैं। एक, मानवीय हस्तक्षेप के बिना, और दूसरा, ये अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। मतलब इन्होंने खुद को वहां की मिट्टी और मौसम के हिसाब से ढाल लिया है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। एक आम के पेड़ का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, ये दो आम के पेड़ों की कहानी कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है जंगल का आम का पेड़, ये प्राकृतिक चयन से बढ़ता है, मतलब जो सबसे ताकतवर है वही आगे बढ़ता है। ये जंगल के पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है और अपना बैलेंस खुद बनाता है। और दूसरी तरफ है बाग का आम का पेड़। इसे इंसानों ने सोच समझकर उगाया है। इसे पानी और देखभाल की जरूरत है और इसका एकमात्र मकसद है फल देना। बस यही है असली फर्क, प्राकृतिक और इंसानों द्वारा लगाई गई वनस्पति में। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि प्राकृतिक का मतलब क्या है। तो चलिए अब भारत के विशाल और रंग बिरंगे वनस्पति के कैनवास को देखते हैं। सवाल ये है कि भाई भारत में इतनी अलग अलग तरह की हरियाली क्यों मिलती है? इसका जवाब इन 4 धागों में छिपा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मतलब ये ट्रॉपिकल से लेकर अल्पाइन जोन तक फैला है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और बड़े बड़े मैदान भी। मॉनसून की बारिश कहीं बहुत ज्यादा होती है तो कहीं ना के बराबर। और इन सब के नीचे जो मिट्टी है वो भी हजारों तरह की है। यही चारों चीजें मिलकर भारत की एक अनोखी चादर बुनती हैं। और ये बुनावट जमीन पर दिखती कैसे है? देखिए, हिमालय में हमें शीतोष्ण और फिर एल्पाइन वन मिलते हैं। वहीं पश्चिमी घाट घने ट्रॉपिकल वर्षा वनों से ढके हैं। डेल्टा वाले इलाकों में मैंग्रोव का एक अलग ही संसार है। तो राजस्थान में हमें कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। इससे साफ पता चलता है कि कैसे वो 4 कारक मिलकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के जंगल बनाते हैं। भारत में जंगल तो कई तरह के हैं, पर आज हम बात करेंगे 2 सबसे बड़े और एक दूसरे से एकदम जुदा जंगलों की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सबसे पहले सदाबहार वन। इनको जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है बहुत सारा पानी। आप सोचिए, इन्हें साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश चाहिए होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा नमी। और वहीं दूसरी तरफ हैं पर्णपाती वन, जिन्हें हम मानसूनी जंगल भी कहते हैं। ये 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश में भी आराम से उग जाते हैं। ये रेंज काफी बड़ी है और यही वजह है कि ये इतने ज्यादा फैले हुए हैं और भारत में हर जगह मिल जाते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क ना, ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है। वो जंगल जो कभी नहीं सोता और वो जंगल जो आराम करता है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए, यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। सदाबहार वन हमेशा हरे भरे कई परतों वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां साल भर बारिश होती रहती है, तो पेड़ों को एक साथ पत्ते गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं पर्णपाती वन सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं और तब वो किसी पार्क की तरह लगते हैं। इनका पूरा जीवन चक्र मानसून पर निर्भर करता है, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और यही वजह है कि ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जंगल हैं। तो अब तक तो हम प्रकृति की कहानी सुन रहे थे, पर कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इंसानों ने इसमें दखल देना शुरू किया। चलिए देखते हैं कि कैसे इतिहास ने भारत के जंगलों की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत जरूरी कहानी बताती है। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइनें बिछा रहे थे, तो उन्हें पटरियों के नीचे लगाने वाले स्लीपर के लिए बहुत मजबूत लकड़ी चाहिए थी। और उनकी नजर पड़ी गढ़वाल हिमालय के ओक यानी बांज के जंगलों पर। नतीजा, रेलवे की जरूरत पूरी करने के लिए ओक के जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया और उनकी जगह लगा दिए गए चीड़ के पेड़, जो जल्दी बड़े हो जाते थे और जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकता था। तो असल में हुआ क्या? ये 4 स्टेप्स में हुआ। पहला, एक प्राकृतिक संसाधन था ओक के जंगल। फिर एक आर्थिक मांग पैदा हुई, रेलवे स्लीपर। इसके जवाब में एक्शन लिया गया, ओक को काटकर चीड़ लगा दिया गया।
और इसकी विरासत क्या रही? जंगलों को देखने का नजरिया ही बदल गया। पारिस्थितिकी की जगह अब सिर्फ संसाधन निकालने पर जोर दिया जाने लगा। और आखिर में हुआ ये कि जंगल की अपनी कुदरती कहानी रेलवे की औद्योगिक कहानी के नीचे दब कर रह गई। मतलब इंसानी इरादों ने प्रकृति की लिखी कहानी को ही बदल दिया। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। हमने देखा कि किसी भी जंगल की कहानी वहां का मौसम, मिट्टी और ऊंचाई लिखते हैं, लेकिन जब इंसान उस कहानी के पन्नों को एडिट करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे जंगलों का भविष्य तय कर रहा है। एक सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही देश में इतने अलग अलग तरह के जंगल मौजूद हों? यही सवाल आज हमारी खोज का रास्ता तय करेगा, क्योंकि हम भारत की इस इकोलॉजिकल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये यात्रा 5 हिस्सों में बटी होगी। हम कांटेदार जंगलों से शुरू करेंगे, फिर हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, तटों के रक्षक मैंग्रोव को देखेंगे, जंगल में रहने वाले लोगों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन्हें बचाने के लिए हमारी नीतियां क्या हैं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक से, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जहां जिंदगी पाने की हर एक बूंद के लिए तरसती है। यहां की पूरी कहानी असल में पानी के इर्द गिर्द घूमती है। सोचिए, साल भर में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश, बस यही वो एक चीज है जो यहाँ के पूरे इकोसिस्टम की शक्ल तय करती है। जरा सोचिए, यहाँ के पेड़ पौधों ने खुद को कैसे ढाला होगा पानी बचाने के लिए। साल के ज्यादातर महीने ये बिना पत्तों के ही रहते हैं। बबूल, बेर और खेजड़ी जैसे पेड़ सही मायनों में इस सूखी जमीन के असली योद्धा हैं। अच्छा, अब इन सूखे मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और अपनी नजरें उठाते हैं ऊपर की तरफ, हिमालय की उन शानदार ऊंचाइयों की ओर। और पता है यहां की सबसे मजेदार बात क्या है? यहां ऊपर चढ़ना मानो किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे क्लाइमेट जोन में जा रहे हो। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं सब कुछ बदल जाता है। चलिए इस सीढ़ी पर एक साथ चढ़ते हैं। सबसे नीचे यानी तलहटी में हमें पर्णपाती वन मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर करीब 2000 मीटर पर ओक और चेस्टनट के पेड़ दिखने लगते हैं। फिर आते हैं चीड़ के खूबसूरत जंगल। 4000 मीटर तक पहुंचते पहुंचते पेड़ खत्म हो जाते हैं और एल्पाइन घास के मैदान शुरू हो जाते हैं। और सबसे ऊपर सिर्फ काई और लाइकेन। है ना कमाल? कैसे ऊंचाई ही यहां जीवन का नियम तय करती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पेड़ पौधों की नहीं है। यहां इंसानों का भी प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा और अनोखा रिश्ता है। यहाँ गुज्जर, बकरवाल और गद्दी जैसे कई आदिवासी समुदाय रहते हैं जो सदियों से एक खास तरीका अपनाते आए हैं, जिसे कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। सीधा सा मतलब है मौसम के साथ चलना। ये लोग गर्मियों में अपने जानवरों को लेकर ऊंचे पहाड़ों के चरागाहों पर चले जाते हैं और सर्दियां आते ही वापस घाटियों में लौट आते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह से पहाड़ों के इस मिजाज से जुड़ी हुई है। अब पहाड़ों से उतरकर सीधा चलते हैं भारत की लंबी तटरेखा की तरफ, जहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया इंतजार कर रही है। ये हैं मैंग्रोव के जंगल। ये उन जादुई जगहों पर उगते हैं जहां नदियां समुंदर से गले मिलती हैं। मतलब जहां मीठा और खारा पानी आपस में मिलता है, वो माहौल इन मजबूत जंगलों के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और ये कितने बड़े हैं? भारत में कुल 6740 स्क्वायर किलोमीटर में मैंग्रोव फैले हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इससे इनके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। और पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये और भी जरूरी हो जाता है। दुनिया के कुल मैंग्रोव का लगभग 7% हिस्सा अकेले भारत में है। यह आंकड़ा बताता है कि इनको बचाने में हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। तो ये सिर्फ जंगल नहीं है, समझ लीजिए ये हमारे तटों के बॉडीगार्ड हैं, हमारी कुदरती ढाल हैं। ये हमें खतरनाक तूफानों और चक्रवातों से बचाते हैं और अनगिनत मछलियों और समुद्री जीवों के लिए एक नर्सरी का काम करते हैं। अब अपनी यात्रा का रुख उस रिश्ते की तरफ मोड़ते हैं जो शायद सबसे गहरा है, यानी जंगलों और भारत के आदिवासी समुदायों के बीच का रिश्ता। देखिए, आदिवासी समुदायों के लिए जंगल सिर्फ कुछ पेड़ नहीं है, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी का आधार हैं। उनका खाना, ईंधन, दवाइयाँ, यहाँ तक कि उनकी संस्कृति और पहचान, सब कुछ जंगल से ही जुड़ा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। एक नज़रिया जो अब तेज़ी से बदल रहा है वो ये कि आदिवासी समुदाय जंगलों को ख़त्म करने वाले नहीं, बल्कि असल में उनके सबसे बड़े रक्षक हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन जंगलों के साथ रहना सीख चुके हैं।
इसी सोच को, इसी संरक्षण के नजरिए को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब देखते हैं कि देश के लेवल पर हमारी नीतियां क्या कहती हैं। भारत की इस हरी भरी विरासत को बचाने के लिए क्या किया गया है। भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी को देखें तो इसमें वक्त के साथ एक बड़ा बदलाव आया है। 1952 में जब पहली पॉलिसी बनी तो फोकस लकड़ी के उत्पादन पर ज्यादा था, लेकिन 1988 में इसे पूरी तरह बदला गया और अब जोर था संरक्षण पर और सबसे जरूरी स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलने पर। इस नई पॉलिसी के लक्ष्य भी काफी बड़े थे। पहला, देश के 33% हिस्से पर जंगल हों। दूसरा, हमारी बायोडायवर्सिटी को बचाना। और सबसे खास, वन संरक्षण में आम लोगों को भागीदार बनाना, इसे एक जन आंदोलन बनाना। तो कांटेदार झाड़ियों वाले सूखे मैदानों से लेकर हमारे तटों की रक्षा करने वाले मैंग्रोव तक हमने क्या देखा? यही कि भारत के जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये विविधता की, मुश्किलों में टिके रहने की और इंसान और कुदरत के बीच के गहरे जुड़ाव की एक जिंदा कहानी है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। आज जब भारत तेजी से विकास के रास्ते पर है, तो क्या इन पुराने जंगलों और इनके रखवालों की समझ हमारा मार्गदर्शन कर सकती है एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य बनाने में? सोचिएगा जरूर। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये पूरी लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है। क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 4 से 5% अकेले भारत में पाई जाती हैं? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी संख्या है और यही बात भारत के संरक्षण प्रयासों को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम पहले समस्या की जड़ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भारत ने इससे निपटने के लिए क्या-क्या समाधान निकाले और आखिर में कुछ ऐसी सफलताओं पर नजर डालेंगे जो वाकई हमें प्रेरणा देती हैं। देखिए, भारत की प्राकृतिक विरासत जितनी अमीर है ना, उस पे खतरे भी उतने ही बड़े रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी इस खूबसूरत विविधता पर खतरा मंडरा क्यों रहा था? चलिए, इसके पीछे के जो मुख्य कारण हैं, उन्हें थोड़ा समझते हैं। हमारे जंगलों और वन्य जीवों में कमी आने के पीछे कई वजहें थी। एक तरफ तो औद्योगिकरण और खेती के लिए जमीन का बढ़ता इस्तेमाल जानवरों के घर छीन रहा था, और दूसरी तरफ हद से ज्यादा चराई, अवैध शिकार और जंगलों में लगने वाली आग, इन सब ने बची खुची आबादी पर और भी ज्यादा दबाव डाल दिया था। मतलब ये एक बहुत ही उलझी हुई समस्या थी, जिसके लिए एक बहुत सोचा समझा समाधान चाहिए था। तो इन सभी खतरों से निपटने के लिए भारत ने एक बहुत ही व्यापक एक नेशनल स्ट्रैटेजी अपनाई, और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं था, इसमें समाज के हर स्तर के लोगों को शामिल किया गया। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने, कह सकते हैं, एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ था सामाजिक वानिकी, जिसमें लोगों को अपने आसपास पेड़ लगाने के लिए बढ़ावा दिया गया ताकि वो अपनी जरूरतों के लिए सीधे जंगलों पर निर्भर न रहें, और दूसरी तरफ 1972 में एक बहुत ही सख्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके तहत नेशनल पार्क बनाए गए और अवैध शिकार करने पर कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किया गया। तो ठीक है, कागज पर तो ये योजनाएं बहुत अच्छी लग रही थीं, लेकिन क्या असल में जमीन पर इनका कोई असर हो रहा था? चलिए अब देखते हैं कि इन नीतियों का नतीजा क्या निकला। और जब भी सफलता की कहानियों की बात होती है ना, तो प्रोजेक्ट टाइगर से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। 1973 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट भारत का सबसे मशहूर संरक्षण मिशन है। अब इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, ये आंकड़ा सब कुछ बता देता है। साल 2006 तक भारत में बाघों की संख्या, सोचिए, सिर्फ 1411 रह गई थी। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी और तुरंत कुछ करने की जरूरत थी। और फिर जो नतीजा आया वो वाकई चौंकाने वाला था। 2020 तक बाघों की आबादी दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 2967 हो गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब सही नियत से सही दिशा में कोशिश की जाए तो नतीजे अविश्वसनीय हो सकते हैं। और ये सफलता इतनी बड़ी है कि आज दुनिया के 70% बाघ हमारे देश भारत में रहते हैं। ये आंकड़ा पूरी दुनिया में बाघों को बचाने में भारत की लीडरशिप को दिखाता है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ बाघों पर ही खत्म नहीं होती। हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट से लेकर मगरमच्छ, हंगुल और कस्तूरी मृग तक कई दूसरी प्रजातियों को बचाने के लिए भी ऐसे ही मिशन शुरू किए गए। इससे पता चलता है कि भारत का नजरिया कितना व्यापक था।
तो अब हम किसी एक प्रजाति को बचाने से आगे बढ़कर एक और भी बड़े और दूरदर्शी विचार की तरफ बढ़ते हैं, यानी पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही सुरक्षित करना। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ा इलाका होता है जहां 3 काम एक साथ होते हैं। पहला, प्रकृति को बचाया जाता है। दूसरा, वहां रहने वाले लोगों की तरक्की का भी ध्यान रखा जाता है। और तीसरा, इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए लगातार रिसर्च और पढ़ाई लिखाई का काम चलता रहता है। और भारत ने इस विचार को पूरे दिल से अपनाया है। आज हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को तो यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। नीलगिरी के खूबसूरत पहाड़ों से लेकर सुंदरवन के घने जंगलों तक ये नेटवर्क भारत की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा कर रहा है। तो जैसा कि हमने देखा, भारत के संरक्षण की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और प्रेरणा भी देती है। और देखिए, इस ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटना भी तो इसी कोशिश का एक जरूरी हिस्सा है। सच कहूं तो संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना भी एक तरह का संरक्षण ही है ना? तो अगर ये कहानी अच्छी लगी, प्रेरणा मिली, तो इस जानकारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुंचाने में मदद जरूर करें। ये जानकारी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसे हमारे प्लैनेट के भविष्य की थोड़ी भी फिक्र है। इन कहानियों को समझना हमें एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। और मैं आपको इसी आखिरी सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह एक बीज को साझा करने से पूरा जंगल बन सकता है, ठीक उसी तरह ज्ञान को साझा करने से जागरूकता बढ़ती है। आपका सिर्फ एक शेयर संरक्षण के इस बड़े मिशन में एक बहुत ही अहम योगदान बन सकता है।